लेट्स माइक सारा दिन में आपका स्वागत। मैं हूं अनंत मिश्रा। आज बात दिन भर की खबरों की, खबरों और खबरों के पीछे की, क्योंकि खबर तो बहुत से चैनलों में मिल जाती है कि क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे के क्या कारण हैं, ये हमारा लेट्स माइक सारा दिन का मुख्य अंश है। तो आज का दिन 12 जून देश के इतिहास में एक काले अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन माना जाएगा। जी हाँ, अहमदाबाद से लंदन जा रही एयरलाइंस की विमान उड़ने से पहले ही जमीन पर गिर गया, विस्फोट हो गया, उसमें आग लग गई और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। 242 लोग उस पर सवार थे। हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस समय तक अधिकृत रूप से ये पता नहीं कि कितने लोग उसमें बचे हैं या कितने उसमें मरे हैं, लेकिन जितनी भीषण दुर्घटना है और जो उसके जानकार लोग हैं, जो दमकल विभाग के थे, पुलिस के थे या बचाव दल के जो लोग थे, उनका मानना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना जिस तरह हुई उसमें लोग बचे, ये ऊपर ईश्वर वाले की कृपा का ही परिणाम हो सकता है। खैर, आंकड़े आ जाएंगे, बात आज आंकड़ों की नहीं, और आंकड़ों पे बात करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जिनके परिजन इस विमान दुर्घटना के शिकार हुए उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। हम बात करते हैं कि ये हादसे होते क्यों हैं। कहा जा सकता है कि एक्सीडेंट किसी से भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेन एक्सीडेंट भी होते हैं, 2 ट्रेनें टकराती हैं, मतलब वो एक मानवीय भूल है। ऐसी कि जो ट्रेन एक पटरी पे जानी चाहिए उसी पटरी पे 2 ट्रेन कैसे आ गई, तो कई होती है, सिग्नल की गलती हो सकती है, लाइटिंग की गलती हो सकती है। लेकिन विमान अगर आसमान में उड़ रहा है और वो खराब हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसमें आग लग जाए, विस्फोट हो जाए, तो ये मानवीय भूल नहीं हो सकती, ये विमान में खराबी। विमान ने आज जैसे ही टेक ऑफ किया और थोड़ी दूर ऊंचाई पे गया वो और नीचे बैठ गया वो और उसमें आग लग गई। इसका मतलब साफ है, कोई भी समझ सकता है, जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है वो भी बता सकता है कि विमान खराब था, विमान बीमार था। तो बीमार विमान को उड़ने की अनुमति कैसे मिली? हम ये नहीं कह रहे कि विमान बीमार था, उसमें इंजन खराब था, क्या था, लेकिन प्रारंभिक लक्षण जो देखकर कि विमान अपनी ऊंचाई लेने से पहले ही गिर गया, और गिरा भी किस पे? एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। 242 लोग तो इस विमान में सवार थे, वो उनका क्या होगा, अधिकृत आंकड़ा आने से पहले कोई भी फिगर देना सही नहीं होगा। लेकिन उस हॉस्टल में जो डॉक्टर थे, वहां पे दोपहर का टाइम था, भोजन कर रहे थे, वो भी कई काल के शिकार बने। कई घायलों को, डॉक्टरों को, रेजिडेंट डॉक्टरों को अस्पताल एम्बुलेंस लेके गई हैं। आनंद फानन में खत्म होते ही प्रधानमंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, देश के गृह मंत्री, सबने त्वरित गति से जो भी डिजास्टर टीमें होती हैं, बचाव दल होते हैं, उनको एक्टिव किया। अच्छी बात है, होना चाहिए, ये हर हादसे के बाद होता है। लेकिन फिर मूल सवाल हमारा आज वही है कि ऐसे हादसे होते क्यों हैं? आए दिन कुछ ना कुछ, ये तो एक बड़ा हादसा हो गया, देश में चर्चा बन गई, मीटिंग होगी, निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन कम से कम पिछले 5 साल में 50 या 60 बार विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। आप और हम सब लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन चैनल पर भी देखते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग का क्या मतलब होता है कि इंजन में खराबी। और कई बार ऐसा देखा गया, जांच के बाद पता चला कि वो विमान उड़ने योग्य नहीं थे, उन विमानों को भी उड़ाया गया। तो ये क्या, ये तो दुर्घटना को न्योता देने जैसी वाली बात है। बहुत से विमान दुर्घटनाओं के बाद जब जांच हुई है, कमेटियां बनी है, उसके बाद अक्सर यही निकल कर आता है कि विमान उड़ने लायक नहीं था, उसके बावजूद उसको उड़ाया गया और दुर्घटना को न्योता दिया गया। 2010 में दुबई से जो मैंगलोर फ्लाइट आ रही थी, एयर इंडिया की थी, वो भी हादसा हुआ था। 15 साल लगभग हो गए हैं और 178 लोगों की उसमें मौत हुई थी। चरखी दादरी हरियाणा में, जी हाँ, आपको याद होगा, बात पुरानी है,
लगभग 29-30 साल पुरानी, जब दो प्लेन आपस में चरखी दादरी से ऊपर, एक सऊदी अरबिया का था, एक तजाकिस्तान का, दोनों टकरा गए थे और भारतीय इतिहास में वो 349 लोगों की मौत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब से एयरलाइन शुरू हुई तब से वो सबसे बड़ी दुर्घटना थी। लेकिन वो दुर्घटना मानी जा सकती कि दो प्लेन आपस में टकरा गए, वो एक दुर्घटना थी। लेकिन प्लेन उड़ते ही उसमें इंजन खराब हो जाए तो क्या इंजनों की जांच नहीं होती? जो हमारा नागर विमानन मंत्रालय है, कमेटी बनी हुई है, अक्सर नोटिस भी दिए जाते हैं विमान कंपनियों को, जांच होती है। लेकिन लगता है कि जितनी तेज गति से काम होना चाहिए उस तेज गति से काम नहीं होता। आज जो विमान अहमदाबाद से लंदन की उड़ान पे था, उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे। उनके बारे में भी खबरें हैं, बहुत सी खबरों में आया कि नहीं उनका क्या हुआ, बचे नहीं बचे, ये सब मैंने कहा कि अधिकृत जब घोषणा होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस देश ने विमान दुर्घटनाओं में, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में कई हमारे नेताओं को खोया है, उद्योगपति भी कई गए हैं। आज से 45 साल पहले, यही जून का महीना था, 23 जून, संजय गांधी, कांग्रेस के उस समय के बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र, 23 जून 1980 को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और मौके पे ही उनकी डेथ हो जाती है। माधवराव सिंधिया, 2001 की घटना, उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें उनको शिकार बनना पड़ा। जीएमसी बालयोगी, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी का भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसी तरह वाईएस राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी एक विमान दुर्घटना में डेथ हुई। इसी तरह उद्योगपति ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल, उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें डेथ हुई। हमारे सीडीएस बिपिन रावत, अभी 3-4 साल पहले की बात है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये तमाम घटनाएं सवाल उठाती रही हैं पहले भी, और आज की घटना के बाद फिर ये सवाल उठेंगे। कमेटी बनेगी, ऊपर से निर्देश दिए जाएंगे, कमेटी बनेगी, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। समय अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। जांच के बाद अगर ये निकलता है कि विमान उड़ने योग्य नहीं है तो क्या किया जाएगा? आपके मन में, मेरे मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब विमान अपनी उड़ान भरते ही वो नीचे बैठ जाए, इसका मतलब विमान उड़ने लायक नहीं था। तो ऐसे जो कई हादसे हो नहीं पाते ऊपर वाले की दया से, लोगों की दुआओं से, कि विमान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, तो उसका पीछे कारण साफ साफ है कि हम उतनी सावधानी नहीं बरतते। जो चाहे वो नेता की डेथ हो, चाहे एक आम आदमी की डेथ हो, आज की जो दुर्घटना हुई उसमें हो सकता है कितने परिवार के परिवार तबाह हो गए हो, पूरा परिवार ही उसमें एक साथ यात्रा कर रहा हो और उनका पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। तो ये हमारी सरकारों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए और विमानन कंपनियों के लिए लाभ कमाना एक मुद्दा है। व्यावसायिक कंपनियां हैं, लाभ कमाना उनका उद्देश्य होगा, लेकिन लाभ कमाने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है। लाभ भले ही कम हो लेकिन सुरक्षा सबसे पहले हो। तो ये जो अब खाना पूर्ति होगी, क्या जांच होगी, क्या उसमें निष्कर्ष आएगा, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा भी हो सकता है। लेकिन हम बात उस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे हादसे क्यों होते हैं। अमेरिका भी है, अमेरिका में भी अभी साल की शुरुआत में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 60-65 लोग मरे थे। लेकिन वहाँ हम अगर पिछले 30-35-40-50 सालों में देखें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये हमें आज की दुर्घटना जो हुई वो बहुत ही दुखद है, उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो जिससे हंसते खेलते परिवार तबाह हो जाए, ये हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है और विमानन कंपनियों की भी और अधिकारियों की भी। नियम जो बनते हैं सिर्फ कागजों के लिए नहीं बने, नियम बने तो उन पे सख्ती से अमल हो और लाभ हानि से इतर
सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यही आज की दुर्घटना का से एक सबक लेने का हमको अवसर मिलता है। दूसरी बात आज विदेश की। कहावत है, एक देशी कहावत है कि सयाने लोग जो होते हैं ना, वो समय से अंदाजा लगा लेते हैं, वो मूड भांप लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। 2-4 दिनों की अगर घटनाओं पर देखें हम, तो अमेरिका ने इराक से और मिडिल ईस्ट के कई देशों से अपने जो सैनिकों के परिजन हैं, जो गैर जरूरी लोग हैं, सैनिकों के अलावा उनको तुरंत देश छोड़ने को कहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक बढ़ी हैं और भारत का सेंसेक्स आज 823 पॉइंट लुढ़क गया। ये चीजें क्या है? ये अलग अलग घटनाएं हैं। अमेरिका ने अपने लोगों से देश, उन मिडिल ईस्ट के देश छोड़ने को कहा, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी और भारतीय शेयर बाजार लुढ़का। इन तीनों चीजों में अगर एक समानता देखी जाए कि ये क्यों हुआ, तो लगता ये है कि इजराइल और ईरान के बीच जो लंबे समय से युद्ध की आशंका थी, वो शायद अब फलीभूत होती दिख रही है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट के देशों से अपने लोगों को हटाना अचानक लिया फैसला नहीं है। अमेरिका को लग रहा है कि कुछ न कुछ इजराइल और ईरान के बीच होने वाला है। तेल की कीमतों में भी उछाल अचानक यूं ही नहीं आया। उनको भी लग रहा है कि अगर इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, और बिना किसी कारण भारतीय शेयर बाजार का 823 पॉइंट लुढ़कना भी उसी भावी खतरे की तरफ इशारा करता है। इजराइल लंबे समय से तैयार है, ईरान पर हमला करना चाहता है। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बनाने की स्थिति में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर उसने बना लिया बम, तो उसका सबसे ज्यादा खतरा है वो इजराइल को उठाना पड़ेगा। इसलिए अभी अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेके लंबे समय से बात चल रही है। पहले ओमान में बातचीत हुई, मध्यस्थता, उसके बाद फिर इटली की राजधानी रोम में कई वार्ताएं हुई, और 5 दौर की वार्ता के बाद नतीजा कुछ नहीं निकला। अमेरिका चाहता है कि आप जो यूरेनियम का समृद्धिकरण है उसको बिल्कुल रोक दो। ईरान इसे अपने आत्मसम्मान पर एक चोट मानता है और वो कह रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपने यूरेनियम के समृद्धिकरण को शांतिपूर्ण तरीकों के लिए काम करते रहेंगे। दोनों की जिद, अमेरिका की जिद और उधर ईरान की जिद। अब जिसमें एक भी व्यक्ति अगर झुकने को तैयार नहीं है तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा युद्ध। और अमेरिका पहले भी चेतावनी दे चुका है ईरान को कि अगर उसने अपने परमाणु बम के कार्यक्रम को आगे जारी रखा तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। और इधर सबसे ज्यादा जो चिंतित है इजराइल, चारों तरफ जो अपने दुश्मन देशों से एक तरीके से घिरा है, ईरान हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे लेबनान हो, तो उसे एक दूसरे तरह की चिंता खाई जा रही है कि अगर उसने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल के लिए, इजराइल 80 लाख का देश है, छोटा सा देश, उसका क्या होगा। तो अमेरिका की जब उम्मीद अब धूमिल हो रही है, उसे लगा कि 5 दौर की बातचीत के बाद अब ईरान मानने वाला नहीं है, और छठे दौर की जो बातचीत है उसकी ना अभी तारीख आई है और न दोनों तरफ से सहमति। तो लग ये रहा है कि छठे दौर की बातचीत या तो होगी नहीं, और अगर हुई भी तो उसमें कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इसी को देखते हुए इजराइल ने भी अपनी तैयारी कर ली है और अमेरिका को संकेत मिल गया है। लेकिन सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल इससे आगे का है कि इसके जो नतीजे होंगे वो कितने घातक होंगे। रूस और यूक्रेन में अगर युद्ध चल रहा है, उसका दुनिया खामियाजा भुगत रही है, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ, उसका दुनिया पर उतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि इजराइल भी छोटा देश है और फिलिस्तीन भी छोटा देश है, 20 लाख की आबादी फिलिस्तीन की। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच अगर युद्ध होता है तो वो युद्ध कहां तक जाएगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। भारत पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन का संक्षिप्त युद्ध, उसे हम कहें तो युद्ध हुआ, उसमें दोनों देशों को लगा कि ये कहीं परमाणु युद्ध की तरफ तो नहीं चला जाएगा। दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपील की, सब हुआ, और भारत और पाकिस्तान आखिर सहमत हो गए। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है,
आज से नहीं, जब से इजराइल बना है, और वो उसको हर संभव सहायता दे रहा है लड़ाई के दौरान, चाहे उपकरण हो, चाहे बम हो, चाहे वो हो। और दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस है, चीन है। तो जब दो खेमे बढ़ जाएंगे दुनिया में तो दुनिया किधर जाएगी? और ऐसे में जो आशंकाएं लग रही हैं कि ईरान ने कहीं परमाणु बम बना तो नहीं लिया है, अमेरिका से जो उसने 2 महीने बातचीत का नाटक किया या उसको बातचीत में उलझाए रखा, और अगर ईरान ने बना लिया है, जो ईरान की धमकियों से लग रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो वो ना इजराइल को छोड़ेगा और ना अमेरिका को छोड़ेगा, और अगर उसमें परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो क्या होगा? ये दुनिया के लिए, दुनिया में शांति रखने वाले देशों के लिए आज एक सबसे बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का सामना कौन करेगा? उस चुनौती जो हमारे सामने है उसका हल कौन निकालेगा? रूस एक तरफ जब खुद युद्ध में शामिल है यूक्रेन के साथ, और तो वो ईरान को कैसे संयम बरतने की अपील करेगा? अमेरिका जब खुद इजराइल को बर्बाद करने की धमकी दे चुका तो वो इजराइल को कैसे रोकेगा? तो जो संकेत मिल रहे हैं शेयर बाजार में गिरावट का हो, चाहे इराक और बाकी देशों से अमेरिकी नागरिकों को निकालने का हो, या क्रूड ऑयल की में तेजी का, तो युद्ध के मुहाने पे जो खड़ी है दुनिया, कई जगह युद्ध चल रहे हैं, कई गृह युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल का युद्ध होता है तो उसमें कितने लोग मरेंगे, कितनी संपत्ति की तबाही होगी, एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य से भी देखें तो ये युद्ध भारत के लिए महंगाई बढ़ाने वाला जरूर साबित होगा, क्योंकि हम ईरान से तेल लेते हैं। और जब युद्ध कई दिशाओं में खुल जाएगा, ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, तो फिर उसको विश्व युद्ध के बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में दुनिया के सामने तमाम सवाल है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी अभी इस समय कसौटी पर है, और अमेरिका जो दुनिया के दूसरे देशों को शांति का उपदेश देता है, उसके सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि वो इजराइल को क्या युद्ध नहीं करने से रोक पाएगा। रूस और चीन, इनकी भूमिका भी देखने की जरूरत है। और ऐसे में ईरान जो भारत का भी नजदीकी है और इजराइल का भी नजदीकी है, भारत की भी भूमिका पर विश्व के देश के नेताओं की नजर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.